आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई से मतलब ये नहीं होता है कि एक फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई का मतलब ये होता है कि दो लगातार ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ का मीनिंग क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का माने क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई का माने होता है कि दो लगातार ब्राइट फ्रिंज एवं दो लगातार डार्क फ्रिंज, इसके बीच का जो हम स्पेसिंग लेते हैं, दूरी लेते हैं, उसी दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। डार्क फ्रिंज का आधा भाग लेते हैं, जैसे दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसको डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, उसको ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कहा जाता है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो दो लगातार ब्राइट और दो लगातार डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। दो लगातार दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है और दो लगातार अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज विड्थ। इसको बीटा से सूचित किया जाता है। लगातार दो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा ब्राइट दो लगातार दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। इसी प्रकार दो अदीप्त फ्रिंज, दो लगातार अदीप्त फ्रिंज, दो लगातार अदीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। बीटा डार्क कहा जाता है।
डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। बी जो लिखा गया है ये ब्राइट के लिए लिखा गया है, दीप्त जिसको हम कहते हैं हिंदी में। डी जो लिखा गया है ये डार्क के लिए लिखा गया है, जिसको हिंदी में हम अदीप्त कहते हैं। तो दो लगातार अगर ब्राइट फ्रिंज लेते हैं, बीच का बिंदु लिया जाता है और ये बीच में डार्क पड़ेगा, फिर अगला ब्राइट होगा, तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को बीटा ब्राइट लिखते हैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लिखा जाता है। दो लगातार इस ब्राइट का बीच का बिंदु लेते हैं, अगले ब्राइट फ्रिंज के बीच का बिंदु लेते हैं, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को बीटा ब्राइट लिखा जाता है। उसी तरह से ये डार्क फ्रिंज है, इस डार्क फ्रिंज के मध्य बिंदु लेते हैं, बीच में ब्राइट होगा और फिर ये डार्क होगा, तो दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी को बीटा डार्क लिखते हैं। डी माने डार्क हो गया, बीटा डार्क हो गया, बीटा ब्राइट माने दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। और बीटा डार्क माने अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दो लगातार ब्राइट या के बीच की दूरी को, स्पेसिंग को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है, और दो लगातार अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। उसको डार्क फ्रिंज का विड्थ कहा जाता है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। अब हम लोग निकालते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक कितना होता है, एक्सप्रेशन कितना होता है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, चौड़ाई का फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। Expression of the fringe width. Expression of the fringe width. फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। At the screen. M N dy2 dy2 जैसे ये दो रेखा क्षेत्र है, दोनों रेखा क्षेत्र के बीच की दूरी आपको दो रेखा क्षेत्र है, दोनों रेखा क्षेत्र के बीच की दूरी आपको स्मॉल डी के इक्वल है, और
है ना। ये दोनों कला संबद्ध स्रोत हैं और कला संबद्ध स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी आपको कैपिटल डी के इक्वल है, कैपिटल डी के बराबर है ना। कला संबद्ध स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल डी क्या है? कला संबद्ध स्रोतों के कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कैपिटल डी क्या है? कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी, बीच की दूरी एक कैपिटल डी। कला संबद्ध स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल डी से सूचित किया गया। अब हम यहाँ से आपका तरंग जाती है, यहाँ से तरंग जाती है और एक केंद्रीय बिंदु से लिए गए बिंदु P की दूरी x है। x क्या है? केंद्रीय बिंदु से बिंदु P की दूरी, जहाँ दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है, जहाँ दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं, जहाँ दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं। श्यामकोण त्रिभुज, श्यामकोण त्रिभुज, श्यामकोण त्रिभुज S1MP से श्यामकोण त्रिभुज S1MP से H1P का होल स्क्वायर बराबर H1M का होल स्क्वायर प्लस MP का होल स्क्वायर बराबर आपका D का होल स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इसलिए S1P का होल स्क्वायर बराबर आपको H1D स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपको D स्क्वायर बराबर आपको। इसलिए S1P कितना होगा? S1P बराबर D और इंटू 1 प्लस आपका x माइनस D/2 का होल स्क्वायर बटा D स्क्वायर और इसका पावर। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ देते हैं। 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन एक्स के टर्म में इसको हम ब्रेक कर देते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं 1 प्लस एन एक्स के टर्म। तो आपको आएगा कितना भाई? तो आपको आएगा S1P बराबर आपका D बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक कर दीजिए 1 प्लस 1/2 और इंटू एक्स माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका D। बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक कर देते हैं, हाफ से क्या करते हैं? हाफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस D से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो D प्लस
आपका 1/2 इंटू आपका डी इंटू आपका x माइनस आपका d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ। तो आपको S1P कितना आ जाएगा, इसलिए S1P बराबर आपका डी प्लस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। तो ये आपका S1P आ गया, ये S1P आ गया। उसी तरह से हम लोग H2P फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज H2PN से H2PN से समकोण त्रिभुज H2PN से H2P का होल स्क्वायर बराबर H2P का होल स्क्वायर बराबर H2N का होल स्क्वायर प्लस NP का होल। P का होल स्क्वायर आपको डी स्क्वायर एक किसके बराबर है, डी स्क्वायर के बराबर है, और एक किसके बराबर है प्लस आपका x प्लस आपका d/2 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आपको 1 प्लस आपका x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अब बटा डी स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, आप वर्गमूल ले लीजिए, H2P का होल स्क्वायर बराबर आपको d और 1 प्लस आपका x प्लस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका डी स्क्वायर। इसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बराबर d और 1 प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर घटा है आपको 2d स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई वर्गमूल ले लिया H2P। अब हम क्या करते हैं, H2P बराबर d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, d प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2d स्क्वायर और इंटू d बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका d प्लस एक्स प्लस आपका d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब पथांतर आपका कितना होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो पार्ट डिफरेंस के लिए H2P में से S1P को हम क्या कर देंगे, आपको माइनस कर देंगे। पथांतर पाथ डिफरेंस डेल्टा P बराबर H2P माइनस S1। ये आपको पथांतर हो गया H2P माइनस S1 बराबर आपको d प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d माइनस d प्लस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। d/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2d और यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर छोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x dy। ये माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी स्क्वायर बाई 4 चिन्ह बदल जाएगा और आपका प्लस आपका 2x आपको डी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा
ये आपको dy4 कैंसिल हो जाएगा, ये x पथांतर आपको कितना आ गया, पथांतर आ गया आपको, पथांतर आ गया 1/2d, और ये कितना आ गया आपका xd प्लस x माइनस 2x। पथांतर कितना आ गया, पथांतर आ गया xd बाई, पथांतर आ गया xd बाई 2x, पथांतर आ गया xd बाई। अगर मान लिया कि P बिंदु पर आपको nवीं फ्रिंज बनती है, यदि P बिंदु पर nवीं फ्रिंज बने, यदि बिंदु P पर यदि बिंदु P पर nवीं फ्रिंज बने तो x बराबर क्या लिखिएगा, x बराबर एक्शन। इस हालत में, इस स्थिति में x बराबर हो गया एक्शन, तो इस हालत में आपको क्या मिलेगा, इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा, इसलिए पथांतर आपका कितना होगा, पथांतर बराबर आपका एक्शन और d बाई कैपिटल D, इससे आपको एक्शन मिलेगा, एक्शन बराबर d बाई डी और इनटू पथांतर। अगर P बिंदु पर nवीं दीप्त फ्रिंज बने तो पथांतर हम n लैम्डा लिखेंगे, और उसके बाद डार्क फ्रिंज बनेगी तो nवीं फ्रिंज की दूरी आपको xn हो गई, उसके बाद डार्क फ्रिंज बनेगी, उसके बाद ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो सेंट्रल बिंदु से nवीं फ्रिंज की दूरी अगर xn हो गई तो सेंट्रल बिंदु से n प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या लिखिएगा, xn प्लस 1, और xn प्लस 1 में से xn को माइनस कर दीजिएगा तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी आपको मिल जाएगी। केंद्रीय बिंदु से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय बिंदु से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी वो xn होगी, और केंद्रीय बिंदु से n प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी और x प्लस nवीं 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी में से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी को माइनस कर दीजिएगा तो दो लगातार दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी मिल जाएगी, माने दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आपको मिल जाएगी। तो केंद्रीय बिंदु से n प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय बिंदु से n प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी xn प्लस 1 बराबर, पथांतर कितना हो गया यहाँ आपका d बाई डी इंटू n बराबर d लैम्डा बटा d इंटू n प्लस 1। अब xn प्लस 1 में से xn को माइनस कर देंगे तो हमको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आपको मिल जाएगी। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा ब्राइट बराबर xn प्लस 1 माइनस xn बराबर आपका d लैम्डा बाई डी आपका n प्लस 1 और माइनस आपका है ना d लैम्डा बाई डी और n बराबर आपका d लैम्डा बाई डी बाहर कर लीजिए, आपका n प्लस 1 माइनस n कैंसिल हो जाएगा बराबर आपका d लैम्डा। ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है। अगर मान लीजिए कि आपका P बिंदु पर nवीं डार्क फ्रिंज बने तो P बिंदु पर nवीं डार्क फ्रिंज बनेगी तो उसके लिए पथांतर क्या लिखिएगा, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 पथांतर लिखिएगा। यदि P बिंदु पर nवीं डार्क फ्रिंज बने, यदि
पी बिंदु पर एनवी डार्क फ्रिंज बने, एनवी अधिक फ्रिंज बने, एनवी अधिक फ्रिंज बने। तो एनवी अधिक फ्रिंज बने तो आप एक्शन कितना लिखिएगा? आपका एक्शन बराबर डी बाई डी इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना लिखिएगा? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2n प्लस 1 बराबर आपको डी बाई डी इंटू 2n प्लस 1 और इंटू लैम्डा बाई 2 बराबर आपका डी लैम्डा बाई 2d और आपका कितना हो गया? 2n प्लस 1। केंद्रीय बिंदु से केंद्रीय बिंदु से n प्लस 1 में अधिक फ्रिंज की दूरी, अधिक फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय बिंदु से एनवी अधिक फ्रिंज की दूरी बराबर आपका xn प्लस 1। इसलिए xn प्लस 1 बराबर आपका डी लैम्डा बाई 2d। आप n को किससे रिप्लेस कर देंगे? n प्लस 1 से। आप प्लस 1 e प्लस 1 हो गया, n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से। n को हमने n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, ये 1 को छोड़ा। तो xn प्लस 1 कितना के इक्वल आ गया? बराबर आ गया आपको xn प्लस 1 बराबर आपका डी लैम्डा बाई 2d और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 2n प्लस 2 आप प्लस आपका 1। अधिक फ्रिंज की चौड़ाई, अधिक फ्रिंज की चौड़ाई, अधिक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा डार्क बराबर xn प्लस 1 माइनस xn बराबर आपका डी लैम्डा बाई 2d और ये आपका 2n प्लस 1 2 1 प्लस 2 माइनस आपका डी लैम्डा बाई 2d और ये कितना हो जाएगा? 2d और xn आया है 2n प्लस 1। ये कितना कि आपको इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वो देखिए। बराबर आपका डी लैम्डा बाई 2d आपका 2n प्लस 1 प्लस 2 माइनस आपका 2n माइनस 1। या माइनस 1 से आपका माइनस 1 कट जाएगा, 2n से आपको 2n कटेगा, माइनस 1 से आपको माइनस प्लस 1 आपका बचेगा कितना? बराबर डी लैम्डा बाई आपका 2d इंटू आपका 2 बराबर डी लैम्डा बाई। इसका मीनिंग है कि बीटा ब्राइट बराबर बीटा डार्क, जिसको सिंपली बीटा लिखते हैं, बराबर डी लैम्डा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी कम होती है तो फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। कला संबद्ध स्रोतों से पर्दे की दूरी ज़्यादा होती है तो फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको ज़्यादा, तो ये कहलाता है आपको फ्रिंज की चौड़ाई। अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्यतिकरण
व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? तो व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने की शर्तें हैं कि दोनों एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का यूज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। दोनों स्रोतों को कला संबद्ध होना चाहिए। दोनों के लिए कलांतर आपका निश्चित होना चाहिए। दोनों स्रोत के बीच की दूरी यानी डी जो है, डी को कम होना, स्मॉल डी को कम होना चाहिए, जितना है ना। दोनों स्रोतों के बीच की दूरी आपकी कम होनी चाहिए। दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी अगर कम होगी, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होने पर फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती है। और हाँ, तो दोनों कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी अगर आपका जो है ना, आपका ज़्यादा होगी तो पथांतर ज़्यादा होगा, और पथांतर ज़्यादा होगा तो आपका ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो होंगे एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे, तो इसलिए उनके ओवरलैपिंग की संभावना आपको ज़्यादा होती है। और चौथा है कि आयाम बराबर और लगभग बराबर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका दीप्त और अदीप्त फ्रिंज में कंट्रास्ट आपको ज़्यादा होता है। शायद ये आपको पहले वाले क्लास में मैं बता भी चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में। पथ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पाथ? प्रकाशीय पथ से आप क्या समझते हैं? ऑप्टिकल पाथ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पाथ? प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ से आप क्या समझते हैं? ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पथ। ऑप्टिकल पाथ क्या है? प्रकाशीय पथ क्या है? जैसे मान लिया कि कोई माध्यम है और उस माध्यम में प्रकाश गमन करता है, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू के बराबर है और उसमें पथांतर कितना है? डेल्टा एक्स के इक्वल। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल भी है, तथा पथांतर डेल्टा एक्स के बराबर है। कलांतर पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा n2 पथांतर। डेल्टा पी आपको क्या है? पथांतर। लैम्डा एम लिख दिया, जहाँ लैम्डा एम माध्यम में तरंग है। माध्यम में तरंग है।
माध्यम में तरंग दैर्ध्य म्यू बराबर v बाई म्यू बराबर c बाई जी। लैम्डा m जो है आपका, इसलिए आपका v कितना, v बराबर, इसलिए आपका v कितना लिखिएगा, v बराबर c बटा v। c क्या है, c निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। लैम्डा m कितना लिखिएगा, v बराबर न्यू इंटू लैम्डा m, क्योंकि v बराबर आपका न्यू इंटू लैम्डा। ये न्यू क्या है, आवृत्ति, इसलिए आप लैम्डा m कितना लिखिएगा, लैम्डा m बराबर v बटा v कितना लिखिएगा, v बराबर c बटा आपका म्यू इंटू न्यू। अब यहाँ जो लैम्डा m आपको आया हुआ है, लैम्डा m को आप क्या कीजिए कि c बटा म्यू इंटू न्यू से रिप्लेस कर दीजिए, इसलिए कलांतर बराबर आपका 2 पाई बाई, ये किसके बराबर है, c बटा म्यू के बराबर है। आपका म्यू ऊपर चला जाएगा और म्यू भी आपको ऊपर चला जाएगा और c आपको नीचे रह जाएगा, ये c नीचे रह जाएगा और ये आपका पथांतर डेल्टा x। ये कितना का इक्वल आ गया, आपको बराबर आ गया 2 पाई न्यू को आप क्या लिखिएगा, 2 पाई न्यू को आप ओमेगा लिखिए। पाई बराबर आपका, पाई बराबर ओमेगा बाई सी और म्यू इंटू, यहाँ ओमेगा डब्ल्यू नहीं पढ़िएगा जी, यहाँ ओमेगा बराबर आपका 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई। यदि प्रकाश के लिए निर्वात में पथांतर अगर म्यू इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल हो, जैसे प्रकाश के लिए निर्वात में आपका पथांतर म्यू इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल हो, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, यदि निर्वात में पथांतर बराबर म्यू इंटू डेल्टा एक्स, तो कलांतर पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, निर्वात में वेवलेंथ है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर म्यू इंटू डेल्टा। म्यू इंटू डेल्टा। कलांतर बराबर क्योंकि आप c बराबर न्यू लैम्डा इज इक्वल टू c बटा, इसलिए आपका कलांतर बराबर आपका 2 पाई लैम्डा का मान आ गया c बटा न्यू, लैम्डा का मान आ गया 2 पाई बाई लैम्डा, c बटा न्यू है, न्यू ऊपर चला जाएगा, c नीचे रहेगा, न्यू बराबर है आपको ओमेगा बाई c इंटू म्यू इंटू। आपने क्या देखा, कलांतर सेम आ रहा है, फेज डिफरेंस सेम आ रहा है, तो म्यू इंटू डेल्टा एक्स को ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है, प्रकाशीय पथ कहा जाता है। अगर म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करता है, तो निर्वात में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, म्यू इंटू डेल्टा एक्स। तो म्यू इंटू डेल्टा एक्स को ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है, प्रकाशीय पथ कहा जाता है। कलांतर समान है, कलांतर समान है। कलांतर समान है। म्यू इंटू डेल एक्स को प्रकाशीय पथ कहा जाता है, म्यू इंटू डेल एक्स को प्रकाशीय पथ कहा जाता है।
कहा जाता है यदि प्रकाश म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में यदि प्रकाश म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में डेल्टा x दूरी तय करे तो निर्वात में तय की गई दूरी बराबर म्यू इनटू डेल्टा। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग